हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इग्नू की एमएससी 11 की एक और कहानी गौरैया, जिसके लेखक है रविंद्र कालिया। तो इस कहानी में जो उनके लेखक हैं और उनकी पत्नी गौरैया के विषय में बात करते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जेठ की उजली दोपहरी थी, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। लू के थपेड़े घने पेड़ों के बावजूद बदन पर आग की लपटों की तरह से लपलपा रहे थे। इस खौफनाक मौसम में बस एक ही राहत थी, गौरैया की मधुर आवाज़। दोपहर के इस घनघोर सन्नाटे में उसकी आवाज़ पेड़ पौधों के ऊपर तितली की तरह थिरक रही थी। इस आवाज़ के संबंध में ही मैं बाहर बगिया में निकल आया और पेड़ के नीचे पड़ी खटिया पर पसर गया। गौरैया चुप हो जाती तो लगता जैसे पूरी कायनात धू धू करके जल रही है, अभी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। गौरैया बोलती तो लगता अभी प्रलय बहुत दूर है, पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह बाकी हैं। लगातार एक जिज्ञासा हो रही थी कि क्या कह रही है ये गौरैया। पृथ्वी के अन्य प्राणियों की तरह थोड़ी देर सुस्ता क्यों नहीं लेती। मैं उसकी आवाज़ को लिपिबद्ध भी करना चाहता था, मगर वर्णमाला में उपयुक्त वर्ण नहीं मिल रहे थे। काफ़ी देर तक इस उधेड़बुन में लगा रहा, पर कोई नतीजा नहीं निकला। तो मैंने कोशिश करनी ही छोड़ दी और एक सीधा साधा सरलीकरण स्वीकार कर लिया कि गौरैया हर हर महादेव कह रही है, गायत्री मंत्र का पाठ कर रही है, वेद की किसी ऋचा को याद कर रही है। यही नहीं, यह सरासर बकवास है। नहीं, यह सरासर बकवास है। यह तुम्हारे भीतर का हिंदू बोल रहा है। दरअसल गौरैया कह रही है, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर। अल्लाह अल्लाह की रट लगाए हुए है गौरैया। नहीं, चिड़िया कह रही है, वाह गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह। खालिस्तान की मांग कर रही है ये गौरैया। ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। तो लेखक सोच रहा है कि कभी उसे लग रहा है कि वो हर हर महादेव बोल रही है, तो कभी लगता है कि नहीं वो अल्लाह अकबर कह रही है, तो कभी लगता है वाहे गुरुजी का खालसा कह रही है। तो उन्होंने फिर वो सोचता है कि नहीं, सब गुमराह करने वाली बातें उसे, क्योंकि लेखक को नहीं समझ में आ रहा कि वो बोल क्या रही थी। वास्तव में वह अपने प्रेमी को पुकार रही है, थक गई है उससे बूटे बूटे और पत्ते पत्ते पर खोजकर। अब वह निराश होकर इसी पेड़ की शाखा पर बैठी है और उसे पुकार रही है। मालूम नहीं कुछ खाया है कि नहीं, कहीं भूखी तो नहीं है ये गौरैया, कहीं आरक्षण के प्रश्न पर तो अनशन पर नहीं बैठ गई। जाना जरूरी है कि कहीं आत्महत्या का निश्चय तो नहीं कर बैठी। उड़ते उड़ते कहीं से घल्लू धारा का नाम तो नहीं सुनाई। जब इंसानों के दिल में तरह तरह की खुराफातें जन्म ले रही हूँ, तो ये पेड़ पौधे जीव जंतु उनसे कैसे निरपेक्ष रह सकते हैं। ये भी तो उसी वातावरण के अंग है जहाँ लू से भी तेज चिलचिला रही है सांप्रदायिकता। दुकानों मकानों की छतों पर छोटी छोटी पताकाओं के रूप में फहरा रही है सांप्रदायिकता। इश्तिहारों की शक्ल में दीवारों पर चस्पा कर दी गई है सांप्रदायिकता। इस जहरीले माहौल में यह नन्ही सी गौरैया कैसे बेदाग रह सकती है, मगर इसकी आवाज़ सुनकर आभास होता है कि वह भी इस संक्रमण से मुक्त है, यानी कि अभी तक इस संक्रमण से वो जूझी नहीं है, शायद वो अभी तक मुक्त है। क्योंकि सांप्रदायिकता इतनी फैल चुकी है, तो लगता है कि जैसे पेड़ पौधे और पशु पक्षी पर भी इसका असर आ गया है, ऐसा लेखक सोच रहा था। थोड़ी देर तक गौरैया की आवाज़ नहीं सुनाई दी। अचानक मेरी नज़र खपरेल पर गई तो मैंने देखा गौरैया खपरेल के नीचे बल्ली पर बैठी हुई है। न जाने कब से वह एक नन्हा सा घोंसला बनाने में व्यस्त थी। इस वक्त भी उसकी चोंच में सूखी घास का एक तिनका था। घास नहीं, यह रामशिला है। यह घोंसला नहीं, राम मंदिर के निर्माण में संलग्न है। सियाराम, मैं सब जग जानी। अचानक मस्जिद से अजान के स्वर उठे तो मेरा ध्यान भंग हुआ। मैं भी जुनून में क्या क्या सोचता चला जा रहा था। मुझे याद आया, इस इमारत के ठीक पीछे मस्जिद है और सामने पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का मंदिर। इस समय जहाँ मैं बैठा था, वहाँ से सामने देखने पर मंदिर का कलश और पीछे देखने पर मस्जिद का गुंबद दिखाई देता है। अगर मैं पूरब की तरफ मुँह करके बैठ जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ कि बाएं मंदिर है और दाएं मस्जिद, बीच में मेरा घर है। गौरैया ने भी बहुत समझदारी का परिचय देते हुए ठीक मंदिर और मस्जिद के बीच में अपनी नीड़ के लिए स्थान चुना है, यानी कि अपना घोंसला बना रही है। वरना कौन रोक सकता था इसे मंदिर के किसी झरोके या मस्जिद के किसी वातायन में अपने लिए 6 इंच जगह का जुगाड़ करने से। मगर नहीं, गौरैया धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। मैं देर तक उसे नीड़ निर्माण के कार्य में संलग्न देखता रहा। वह तिनके खोज कर लौटती, कुछ देर सुस्ताती,
दो एक बार अपनी कोयल जैसी सुरीली कूक से सन्नाटा तोड़कर ईंट गारा की तलाश में फिर से गायब हो जाती। क्यों बना रही है ये अपने लिए सुंदर सा नीड़? अभी तक जहाँ रह रही थी अपनी सुहाग की सेज तैयार कर रही थी अथवा प्रसूति गृह का निर्माण? अनेक प्रश्न मन में उठ रहे थे। अगले सुबह देखा उसने उसका घोंसला बनकर तैयार हो गया था। अब वह बाकायदा इस घर की सदस्य हो गई थी। अब उसका पता भी वही था जो मेरा पता था। वह बेखटके अपने प्रेमी से पत्राचार कर सकती थी, अपना राशन कार्ड बनवा सकती थी, अपना वोट बनवा सकती थी या अपना पहचान पत्र बनवा सकती थी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन तो रोशनदान पर आ बैठी और मुझसे जवाब तलब कर लिया। आज बाहर क्यों नहीं आए? मेरे सामने बैठकर सिगरेट क्यों नहीं फूके? अच्छा बाबा, आता हूँ, तुम राग शुरू करो, मैं आता हूँ, मैंने कहा। दरअसल उससे दोस्ती होने के बाद मेरा समय अच्छा बीत रहा था। अपनी एक सप्ताह की मित्रता में ही उसने मुझे राग भैरवी से लेकर राग जय जयवंती तक सुना डाले थे। मैंने महसूस किया उसकी आवारागर्दी कुछ कम हो गई है। हमेशा अपने नीड़ में नजर आती। एक दिन सुबह तो मैं खुशी से पागल हो गया जब मैंने देखा उसके अगल बगल दो नन्ही गोरैया और बैठी हैं। घर में उत्सव हो गया। नन्हे सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। घर जैसे सोहर गाने लगा। भय प्रकट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकारी, 12 घी के दिए सतगुरु नानक परगटिया। गौरव के बच्चे पूरे परिवार के सदस्यों के संरक्षण में पलने लगे, क्योंकि अब वो एक नहीं 3 थे। गौरैया के 2 बच्चे हो गए थे और घर में ऐसा लग रहा था कि जैसे खुशी का माहौल हो गया हो। उनकी छोटी से छोटी हरकत पर चर्चा होती। एक दिन पता चला गौरैया सुबह से गायब है और बच्चे अकेले पड़े हैं। दोपहर को बाहर गया तो देखा गौरैया अभी तक नहीं लौटी है। दोनों बच्चे टुकुर टुकुर मेरी ओर निहार रहे थे, जैसे माँ की शिकायत कर रहे हों। मैं उनकी मदद करना चाहता था मगर समझ नहीं पा रहा था इस वक्त उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। शाम हो गई मगर गौरैया नहीं लौटी। मैं चिंतित हो उठा। क्या होगा इन बच्चों का? कौन कराएगा इन्हें भोजन? ये तो अभी उड़ान भी नहीं भर सकते। यह गनीमत थी कि गौरैया ने काफ़ी ऊंचे स्थान पर अपना नीड़ बनाया था, वरना बिल्ली अब तक इन्हें डगा चुकी होती। मैंने कई बार बिल्ली को इन बच्चों की ओर हसरत भरी निगाहों से ताकते देखा था। बिल्ली थोड़ी देर उछल कूद भी मचाती थी मगर ये बच्चे उसकी पहुंच के बाहर थे, इसलिए वो थक हार कर लौट जाती थी। गौरैया को नहीं आना था, नहीं आई। कई रात तो मैंने कई बार टॉर्च जला के देखा। दोनों बच्चे चुपचाप अकेले बैठे थे, शायद सोच रहे थे कहाँ रह गई उनकी माँ, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई। वे कब तक भूखे प्यासे पड़े रहेंगे, लेखक सोच रहा था। कल तक जिस गौरैया पर मुझे लाड़ आ रहा था, आज मैं उससे बेहद नाराज था। मैंने उसकी छवि एक ममतामयी माँ के रूप में देखी थी। नहीं था कि वह अपने नन्हे मुन्नों के प्रति इस कदर निर्दयता और क्रूरता दिखाएगी। इस समय मैं इससे इतने क्रोध में था कि अगर वह सामने पड़ जाती तो 1-2 झापड़ रसीद कर देता। ढांढस बंधाने के लिए मैंने बच्चों को पुचकारा। अंधेरे में पुचकार सुनकर बच्चों ने पंख फड़फड़ाए। मैंने घोंसले में लाई चने के कुछ दाने फेंक दिए और आकर खिनमन से लेट गया। अब सो जाओ चुपचाप, एक चिड़िया के पीछे पागल हो रहे हो, पत्नी ने कहा। हो सकता है वह बीच में किसी समय बच्चों को खिला पिला कर चली गई हो। नहीं, वह आई ही नहीं, बच्चे भूख से निढाल हैं, मैंने पत्नी को बताया। घोंसले में लाई चना डाल आया हूँ, शायद चुग लें। जाओ बोतल से दूध भी पिलाओ, पत्नी ने व्यंग से कहा और करवट बदल कर सो गई। सभी औरतें स्वार्थी होती हैं गौरैया की तरह, मैंने जन भूलकर जवाब दिया और आंखें मूंद ली। सुबह जब नींद खुली तो मैं आँख मलते हुए घोंसले की तरफ लपका। वह घोंसला यह देखकर संतोष हुआ कि गौरैया दोनों बच्चों के बीच एक गर्वीली और जिम्मेदार माँ की तरह बैठी थी और बारी बारी से दोनों बच्चों की चोंच में अपनी चोंच से कुछ खिला रही थी। मैं भी कुर्सी डालकर बैठ गया और देर तक माँ बच्चों का लाड़ प्यार देखता रहा। बच्चों के प्रति आश्वस्त होकर मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गया। दोपहर होते होते गौरैया ने चहचहाना शुरू कर दिया और उसने पूरी बगिया जैसे सिर पर उठा ली। मगर मुझे मालूम नहीं था दोपहर बाद मुझे एक और आघात मिलने वाला है। शाम को जब मैं बाहर निकला तो पाया घोंसले से न केवल गौरैया गायब थी बल्कि एक बच्चा भी लापता था। सहमी हुई छोटी गौरैया अकेली बैठी थी। मुझे आशंका हुई कि कहीं चील तो झपट्टा मारकर बच्चे को नहीं उठा ले गई, मगर यह संभव नहीं लग रहा था। घोंसले के ऊपर खपरैल का रक्षा कवच था, चील की नज़र ही नहीं पड़ सकती थी इस नीड़ पर। फिर कहाँ गई दोनों गौरैया? मुझे ज़्यादा देर परेशान नहीं रहना पड़ा।
छोटी गोरैया रबड़ प्लांट के नीचे बैठी थी। मैं उसकी ओर बढ़ा तो वह उड़कर मुंडेर पर जा बैठी। वहाँ से उड़ान भरकर अनार के पेड़ पर उतर आई। वह रह रहकर छोटी छोटी उड़ानें भर रही थी। साफ लग रहा था वह उड़ने का आनंद ले रही है, अपनी क्षमता से खुद ही रोमांचित हो रही है। प्रत्येक उड़ान में वह छोटा सा सफ़र तय करती, फिर वह चिड़ियों के झुंड में शामिल हो गई। उनके बीच वह राजकुमारी लग रही थी। चिड़िया चुग रही थी और उनके बीच वह गर्दन उठाए बड़ी शान से बैठी थी, जैसे प्रत्येक चिड़िया को उसका संरक्षण प्राप्त हो। तुम भी कुछ चुग लो। तुम्हें क्या चुगना नहीं आता? मैंने कहा। खुद खाओ और अपनी बहन को भी खिलाओ। गोरैया ने मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दिया और जाकर घोंसले में स्थापित हो गई। अब दोनों गोरैया सटकर बैठी थी और एक दूसरे की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। बड़ी गोरैया किसी मूक भाषा में अपनी प्रथम उड़ान का अनुभव बयान कर रही थी। वह अब भला घोंसले में क्यों बैठती? थोड़ी देर में वह वहाँ से फिर गायब हो गई। अब दोनों माँ बेटी गायब थी। मैंने बहुत देर तक उनकी प्रतीक्षा की, मगर दोनों का कुछ अता पता नहीं था। आवारा निकल गई। मैंने घोंसले में बैठी गोरैया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ और बहन दोनों आवारा निकल गई। किसी का डर नहीं रहा। उन्हें आवारागर्दी पर निकली हुई हैं। अब लौट के आए तो बात मत करना उनसे, कुट्टी कर लेना, उन्हें देखते ही मुंह फेर लेना। देर रात तक दोनों गायब रही। मैं कुछ ऐसे परेशान हो रहा था जैसे पत्नी और बेटी घर से गायब हो। गोरैया की आवारागर्दी का तो मुझे एक रोज़ पहले ही आभास हो चुका था। उस नन्ही गोरैया के व्यवहार से मैं बहुत क्षुब्ध था, जिसे पैदा हुए अभी जुम्मा 4 दिन भी ना हुए थे। तो लेखक सोच रहा था कि बड़ी जो गोरैया है, माँ जो है, वो तो आवारा हो ही गई थी, लेकिन अभी जो 4 दिन पहले नन्ही गोरैया पैदा हुई है उसके भी पर लग गए हैं। उसे भी जुम्मा पैदा 4 दिन नहीं हुए और वो भी अपनी माँ की तरह आवारागर्दी कर रही है। इसी को कहते हैं पर निकलना। नए नए पर निकले हैं ना, इसी का गुमान है। मैंने मन ही मन कहा। बाहर जाकर फिसड्डी गोरैया की भी खबर नहीं ली। गोरैया के पूरे खानदान से मेरी अनबन हो गई थी। सुबह तक फिसड्डी गोरैया के भी पंख निकल आए। वह अपने अकेलेपन से एकदम अनभिज्ञ थी, बल्कि लग रहा था अपने अकेलेपन से प्रसन्न है। वह बार बार घोंसले से उतरती, रबड़ के चौड़े पत्ते पर बैठने की कोशिश करती, मगर ज्यों ही पत्ते पर बैठती पत्ता झुक जाता और वह फिसल जाती। हर बार वह गिरते गिरते रह जाती। कुछ देर घोंसले में विश्राम करती और दोबारा इसी खेल में लग जाती। मूर्खा, पत्ते पर नहीं डाल पर बैठो, मैंने उससे कहा। उसने मेरा परामर्श नहीं माना और फिसलने का अपना खेल जारी रखा। दोपहर तक वह गमलों के बीच फुदकने लगी। लगता है इसके भी पर निकल आए हैं, मैंने कहा। वह जिस प्रकार निश्चिंता पूर्वक दोनों नीचे गमलों के बीच चहलकदमी कर रही थी, मुझे लगा इसे बिल्ली का शिकार बनते देर न लगेगी। मैं देर तक उसकी रखवाली करता रहा। न उसे अपनी चिंता थी, न बहन को उसकी चिंता। इन चिड़ियों को मुफ्त का चौकीदार जो मिल गया था, मैं बुदबुदाया। जब तक वह घोंसले में नहीं लौट गई, मैं बगिया में बैठा रहा। मन ही मन मैंने तय कर लिया, इन चिड़ियों पर और समय नष्ट नहीं करूँगा। नादानी और बेवफाई इनकी रग रग में भरी हुई है। पहले ये अपनी आवाज़ें रिझाती हैं, हरकतों से सम्मोहित करती हैं, उसके बाद पर निकलते ही बेवफाई पर आमादा हो जाती हैं। मैंने तय किया, आज दोपहर को मैं बाहर नहीं जाऊँगा। शाम को हस्बे मामूल जब मैं बाहर निकला तो देखा घोंसला खाली पड़ा था। उसमें चिरई का पूत भी नहीं था। मैंने तमाम पेड़ पौधों पर नज़र दौड़ाई, पत्ता पत्ता बूटा बूटा छान मारा। गोरैया परिवार का नाम निशान नहीं था। मुझे ज़्यादा आघात नहीं लगा, क्योंकि मैं मानसिक रूप से अपने आप को पहले ही तैयार कर चुका था कि यह अंतिम गोरैया भी मुझे धता बताकर गायब होने वाली है। मैंने राहत की सांस ली और फूलों पर मंडराती तितलियों का नृत्य देखने लगा। बीच बीच में मैं गमलों के बीच में भी निगाह दौड़ा लेता कि कहीं कोई गोरैया मुझसे लुका छिपी तो नहीं खेल रही। मेरी दृष्टि मंदिर के कलश पर पड़ी तो मैं देखता रह गया। गोरैया का पूरा परिवार वहाँ बैठा था, निर्द्वंद, निश्चिंत, प्रसन्न। थोड़ी देर में उसकी चोंच से चोंच मिलती और अलग हो जाती। उनकी आज़ादी से मुझे ईर्ष्या हो रही थी। तीनों अत्यंत मौज मस्ती से वहाँ बैठी पिकनिक मनाती रहीं। पत्नी पास से गुजरी तो मैंने उसे रोक लिया। वह देखो, छोटा परिवार, सुखी परिवार, तीनों आज़ाद पंछी की तरह इत्मीनान से मंदिर के कलश पर बैठी हुई हैं। कितना अच्छा लग रहा है तीनों को एक साथ देखकर, पत्नी ने कहा। जानती हो मंदिर के कलश पे क्यों बैठी हैं? लेखक ने कहा। क्यों बैठी हैं? पत्नी ने पूछा। क्योंकि इन्होंने एक हिंदू के घर में जन्म लिया है। कुछ संस्कार जन्मजात होते हैं। ये अकारण नहीं है कि विश्राम के लिए इन्होंने मंदिर ही को ही क्यों चुना। फितूर भर गया है तुम्हारे दिमाग में। पत्नी भी भर गई।
तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था ये तीनों मस्जिद के गुंबद पे बैठी हुई थी। अजान के स्वर उठे तो मंदिर पर जा बैठी। लाउड स्पीकर का कमाल है ये। मैं निरुत्तर हो गया। मंदिर में आरती शुरू हुई तो तीनों अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं। थोड़ी देर बाद तीनों बगिया में उतर आईं। उस दिन से आज दिन तक उन्होंने घोंसले की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। बहरहाल गौरैया मुझे भूली नहीं। दिन में 1-2 बार बगिया में दिखाई दे जाती, कभी एक और कभी तीनों। मैं अक्सर सोचता हूँ क्या जन्मभूमि का आकर्षण खींच लाता है इन्हें यहाँ। जन्मभूमि नाम से ही मुझे दहशत होने लगती है, मगर मुझे विश्वास है यहाँ फसाद की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि यहाँ एक चिड़िया ने जन्म लिया है, भगवान ने नहीं। तो जन्मभूमि के नाम से दहशत होने लग गई है, क्योंकि जन्मभूमि के नाम पे हमारे देश में कई बार बहुत बवाल हो जाता है। तो ये व्यंग है एक कि क्योंकि यहाँ फसाद की कोई आशंका नहीं है जन्मभूमि के नाम पे, क्योंकि चिड़िया ने जन्म लिया है, भगवान ने नहीं। क्योंकि अगर भगवान ने जन्म लिया था तो उनकी जन्मभूमि के नाम पर ही हमारे देश में झगड़े फसाद हो जाते हैं मंदिर और मस्जिद को लेकर। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इसे पसंद आई आपको कहानी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।